हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग 70वीं बीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते लगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका फीडबैक भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और पूरा प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट करें। देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और दृष्टि आईएएस के जो भी जितने भी प्रैक्टिस सेट अब तक पब्लिश किए गए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जितने भी मार्केट में अच्छे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, वो सारे टेस्ट सीरीज जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं पाया जाता है? अरुण, बृहस्पति, शनि या फिर वरुण। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वरुण। देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूर हैं और उनके अनुसार अगर हम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी दूरी के अनुसार जो सूर्य से बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बृहस्पति, शनि और अरुण इनके पास जो है चट्टान और बर्फ के छोटे टुकड़े से बने छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग वलय भी कहते हैं। ठीक है, तो जो वलय पाए जाते हैं वो बृहस्पति, शनि और वरुण के वायुमंडल में उनके चारों तरफ जो है वलय पाए जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि और अरुण के, जबकि वरुण जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य से 5वां निकटतम ग्रह है। आकार में यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत रहेंगे। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, 5वां नहीं। ठीक, और आकार में अगर हम बात करें तो आकार में पृथ्वी का जो आकार है यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के हिसाब से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित है। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम देखें तो ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग भी कहा जाता है। ठीक है, जो भूभाग का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार वाले जो ग्रह होते हैं वो उसे भूभाग भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और एक परिभ्रमण पूरा करने में भी उसे उतना ही समय लगता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे चंद्रमा के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा होता है और लगभग इतने ही समय में जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा लगाता है। ठीक है, तो अपने परिक्रमण के साथ साथ अपने घूर्णन का इसका जो समय है वो भी 27 दिन ही है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चांद का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोनों विकल्प आपका सही है। सौरमंडल के किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि या फिर शनि और वरुण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है वह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य जो छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और यह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उष्ण कटिबंध अधिकतम ऊष्मा और तापमान प्राप्त होता है। शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर मध्यम ऊष्मा और तापमान प्राप्त होता है और शीत कटिबंध में सबसे कम ऊष्मा और तापमान पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही। उष्ण कटिबंध में जहाँ पे ऊष्मा जो है अधिकतम होती है, तापमान भी अधिकतम पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध में जहाँ तापमान और ऊष्मा जो है मध्यम प्रकार का होता है, आप कह सकते हैं कि मध्यम मात्रा में पाया जाता है, और शीत कटिबंध में सबसे कम पाया जाता है। तीनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अर्धवृत्त हैं। देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अक्षांश है समांतर रेखाओं से भिन्न।
सभी देशांतर या म्युत्तर की लंबाई समान होती है। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, इसको प्रमुख रूप से क्या करता है, रेखांकित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। देशांतर जो अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, उनके बीच की दूरी जो है घटती जाती है और ध्रुवों पर जीरो हो जाती है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, अर्धवृत्तों की। ठीक, और अक्षांश, अक्षांश रेखा की अगर हम बात करें तो यह जो है सभी अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं होती। क्यों, जो सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वह विषुवत अक्षांश रेखा है। कह सकते हैं कि 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। बाकी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई घटती जाती है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ग्रीनविच के पूर्व में 82 हाफ पूर्व पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपके सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए जो ग्रीनविच का मीन टाइम है, ठीक है, उससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो वहाँ पे जब 2 बजेगा तो भारत में 7:30 बजेगा। ठीक, 5.5 घंटे आगे है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, आर ए की सही व्याख्या करता है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क और विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है महाद्वीपों के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। इसमें क्या कह रहा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो कि गलत है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। ठीक, पहला तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। अफ्रीका स्थित माउंट किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अफ्रीका महाद्वीप का जो किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है, यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, पर्वत की अगर हम बात करें, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जो समानता आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनसे ऊंचा क्षेत्र होता है, और इनका जो आकार है यह भिन्न होता है, और अक्सर शिखर छोटे होते हैं, आधार चौड़ा होता है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे यह जो है शंक्वाकार आकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिमालय तथा आल्पस पर्वत की अगर हम बात करें तो यह वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय आल्पस जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की जो अरावली श्रृंखला यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है, रूस का यूराल पर्वत है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ठीक है, इसके साथ साथ जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है या ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब इन्हीं से जो है भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग जो होते हैं उन्हें हार्च कहा जाता है, और नीचे धंसे हुए जो भाग होते हैं उन्हें द्रोणी या भ्रंश या फिर ग्रैबेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है, और किलिमंजारो तंजानिया में जो स्थित पर्वत है, उसके साथ साथ जापान का फ्यूजियामा, ये सभी पर्वतें जो हैं ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जो किलिमंजारो, तंजानिया का किलिमंजारो है, यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। हुंडारू जलप्रपात भारत के किस भाग में स्थित है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर मेघालय का पठार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हुंडारू जलप्रपात जो है यह आपके छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में हुंडारू जलप्रपात स्थित है। ठीक, और पठार की अगर हम बात करें, यह भी जो है भूमि से ऊपर उठी हुई क्षेत्र होता है, आसपास के क्षेत्रों से जो अधिक ऊंचा होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान जो है सपाट होता है, और इसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। भारत में दक्कन का पठार जो पुराने पठारों में से एक है, उसके साथ साथ तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 से 6000 मीटर तक भी ऊंचा है। और पठार जो होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, और यही कारण है कि विश्व के जो बहुत से खनन क्षेत्र में हैं वह पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व के ज़्यादातर जो खनन क्षेत्र हैं वो पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पठार क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात भी पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ जो है ऊंचाई से गिरती हैं,
और यही वजह है कि भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात का निर्माण हुआ है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपका हुंडरू जलप्रपात जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। और ये भी अगर पूछ ले कि किस नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर इसका निर्माण हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और यह कहाँ पे है, ये भी अगर पूछ ले कि किस राज्य में स्थित है, तो वो भी याद रखिएगा, ये आपके झारखंड में है। ठीक, झारखंड में। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता, महोगनी, आबुनस, सुंदरी या फिर शीशम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरी, ऑप्शन सी। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है और इन वनों में काफ़ी घने वृक्ष पाए जाते हैं। मोटे वितान, मतलब मोटे वितान वो कहा जाता है जहाँ पे ऊपर से वृक्षों द्वारा बिल्कुल ढक लिया जाता है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं आ पाता है। ठीक है, उन्हें जो है वितान कहा जाता है। और यही वजह है कि देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है वन के अंदर तक प्रवेश नहीं करता है। यह वन जो है सदाबहार वृक्षों के कारण पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं और यहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं सड़ती हैं। ठीक है, क्यों नहीं सड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक, ज़मीन तक नहीं पहुँच नहीं पाता है, जिस कारण जो है यहाँ जो वृक्ष के पत्ते वगैरह होते हैं या फिर से जो अन्य लकड़ी वगैरह होते हैं बहुत लंबे समय तक उसी तरह बने रहते हैं। इनका जो सड़ने, या कह सकते हैं कि सड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही धीमी होती है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन के जो मुख्यतः वृक्ष हैं, उसमें मुख्य रूप से आपको महोगनी, आबुनस और शीशम यह देखने को मिलेगा। सुंदरी जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। सुंदरी की अगर हम बात करें, सुंदरी वृक्ष जो है यह मैंग्रोव वन के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो मुख्य रूप से बंगाल में जो सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का नाम ही सुंदरी के नाम पर रखा गया। तो यह जो है सुंदरी एक मैंग्रोव वनस्पति है। क्या है, मैंग्रोव वनस्पति। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है और यह महाद्वीपीय संगति पर लगभग 5 किलोमीटर और महासागरों पर 35 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत है। देखिए, अगर हम भूपर्पटी की मोटाई की बात करें तो महाद्वीपीय भाग में भूपर्पटी की मोटाई अधिक होती है। महाद्वीपीय जो क्षेत्र है यहाँ पर भूपर्पटी की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक पाई जाती है और महासागरीय भाग में इनकी जो मोटाई हो कम पाई जाती है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला जो है वो सही है। भूकंप के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आमतौर पर भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीक होता है और केंद्र से दूर जाने पर भूकंप की शक्ति कम होती जाती है। प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी तरंग और धरातली तरंग, जिन्हें पी, एस और एल तरंग के नाम से जाना जाता है, यह 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। और 2023 में तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में कहरमनमारस भूकंप और उसके बाद शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। कौन सा विकल्प इसका गलत है आपको बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। ठीक, देखिए, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक, और उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, जहाँ पर कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं और उसके साथ साथ जो है जहाँ पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में जो गमन करता है। इसके साथ साथ अधिकेंद्र के निकट भाग में सबसे अधिक हानि होती है और जैसे जैसे भूकंपीय तरंगें दूर जाती हैं इनकी तीव्रता और इनके जो विनाशकारी प्रभाव है वो कम होता जाता है। प्राथमिक तरंग जो कि अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। ठीक है, और सेकेंडरी तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग है और एक जो धरातली तरंग होती है। और इन तीनों तरंगों में जो एल धरातली तरंग है इससे सबसे अधिक जो है क्या होता है, इससे सबसे अधिक भूकंपीय कह सकते हैं, सबसे अधिक जो हानि होती है, सबसे अधिक जो क्षति होती है वह तीसरी जो धरातली तरंग है जिसे एल तरंग के नाम से जाना जाता है, इसी से सबसे अधिक क्या होता है, आपकी हानि होती है। ठीक है, और 2023 का जो कहरमानमारस भूकंप आया था यह गंभीर जो है
गंभीर जो है ऑफ्ट शोर क्षेत्र का भूकंप था, जो टर्की और सीरिया के अलग अलग क्षेत्रों में आया था, और इससे जो है वह क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ठीक है, इससे जो है यह क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प भूकंप के बारे में सही नहीं है। ठीक है, देखिए, स्थल मंडल प्लेट में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, पहला गलत है। ठीक, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 13 के जो सारे विकल्प दिए हैं, सारे विकल्प आपके सही हैं, इसमें से कोई सा भी विकल्प गलत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें से एक भी विकल्प गलत नहीं, सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक, भूकंप तरंग की जहाँ से उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है, और जहाँ सबसे पहले महसूस की जाती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। बाकी जो है, बाकी जो विकल्प दिए हैं वो भी आपके सही हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, किसी किसी ऑप्शन में या तो ऑप्शन गलत दे दिया होता है या क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा, एंजेल, विक्टोरिया या फिर कुचिकल। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। विश्व में हजारों छोटे बड़े जो है जलप्रपात पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित एंजेल जलप्रपात है। ठीक है, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा, यह जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में। स्टैक निम्नलिखित में से किस अपर्दनकारी कारक या अपर्दनकारी स्थलाकृति की विशेषता है। पवन, हिमनद, समुद्री तरंग या फिर नदी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। यह जो है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होता है, और समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। ठीक, और जैसे जैसे यह है गुफाएं बड़ी होती जाती हैं, केवल गुफा की छतें ही रह जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री मेहराब बनता है। निकट कटाव जो अंततः मेहराब की छतों को तोड़ देता है, जिससे खड़ी दीवार पीछे रह जाती है, और इन्हें ही स्टैक कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्षोभ मंडल सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती हैं। मध्य मंडल इस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श दशा पाई जाती है। कहाँ पे, समताप मंडल में। वायुमंडल में, जहाँ वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, क्षोभ मंडल जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर तक होती है, और इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कुहरा, ओलावृष्टि इसी मंडल के अंतर्गत होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो भाग है उसे समताप मंडल कहा जाता है, और इसका विस्तार जो है लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वह सभी कहाँ पे होती हैं, सभी जो है समताप मंडल में होती हैं। ठीक, सभी समताप मंडल में होती हैं। और इसके साथ साथ यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए यहाँ पे आदर्श दशा पाया जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो जो ओजोन गैस या ओजोन परत जो पाई जाती है वो भी आपके समताप मंडल में ही पाई जाती है, न कि मध्य मंडल में। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है अधिक तीव्र हो जाता है, अर्थात तापमान जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है, जिसका विस्तार 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। रेडियो जो संचार तरंगे हैं, इसके लिए यह एक आदर्श दशा यहाँ पे पाया जाता है, और पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। वायुमंडल जो है क्या कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये भी आपका गलत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है उसे बहिर्मंडल कहा जाता है, न कि वायुमंडल। ठीक है, उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। आपतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन या सूर्यातप की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर घटती जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। सूर्यातप की अगर मात्रा की बात करें तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश तक जैसे जाते हैं,
सूर्यातप की मात्रा जो है कम होती जाती है। ठीक है, सबसे अधिक सूर्यातप जो विषुवत क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं सूर्यातप की मात्रा जो है कम होती जाती है, सूर्य की किरण यहाँ पे तिरछी पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो सूर्यातप की मात्रा जो है वह हाई प्रेशर मतलब जो आपका उच्च अक्षांश है, ठीक है, वहाँ पे कम होता है और निम्न अक्षांशों पे ज़्यादा होता है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े सर्पों में एनाकोंडा किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? एनाकोंडा जो है किस प्रकार के वन में पाया जाता है? यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। देखिए, जो एनाकोंडा है यह विश्व का सबसे बड़ा सांप के अंतर्गत आता है और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से मगरमच्छ बड़े जानवर को मारकर खा जाते हैं और इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। यह घने वन होते हैं, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के आसपास यह वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का जो मौसम है कभी शुष्क नहीं होता है और यही वजह है कि वृक्षों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं सड़ पाती हैं। ठीक है, और यही वजह है कि इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। कौन से क्षेत्र अपने फलों की उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के नाम से जाने जाते हैं? किसे कहा जाता है? देखिए, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है इन्हें विश्व का बाग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्ण घास का मैदान है? समशीतोष्ण घास का मैदान कौन है, यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो घास के मैदान आते हैं पंपास, प्रेयरी, सवाना, वेल्ड, कैंपोस, स्टेपी, डाउन्स। इसमें आपको बताना है कौन समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1, 2, 4, 6, 7। यह सभी जो है आपके समशीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें घास इसमें जो है बहुत लंबी होती है, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक होती हैं। सवाना जो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं, कैंपोस जो ब्राज़ील वाले क्षेत्र में, लानो जो वेनेजुएला वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान या मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं और आंतरिक भाग में यह पाए जाते हैं। मुख्य रूप से आमतौर पर घास जो है छोटी होती हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में जंगली भैंस, बाइसन, मृग जो है यह पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, बेल्ट साउथ अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक, यह सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? इसमें अंतर्गत जो है आपका पंपास आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रेयरी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है वेल्ड भी है, वेल्ड है, स्टेपी है, वेल्ड है जाएगा, स्टेपी हो जाएगा। ठीक है, डाउन्स हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी जो है 1, 2, 4, 6 और 7 ये सभी क्या है? ये सभी समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जबकि सवाना और कैंपोस की बात करें तो यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, सवाना हो गया, कैंपोस हो गया, लानोज हो गया, ये सभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रेयरी पश्चिम में राखी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में वार्षिक तौर पर मध्यम वर्षा होती है जो घास के विकास के लिए आदर्श है। मक्का इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। मक्का उत्पादन के विशाल अधिशेष के कारण प्रेयरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। ठीक है, 1, 2 आपका सही हो जाएगा। प्रेयरी जो भौगोलिक रूप से पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है, आपका सही है। महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ पर चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और शीतकाल में जो तापमान है लगभग -20 डिग्री के आसपास चला जाता है। और ये शीत ऋतु में यह क्षेत्र जो है बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, कह सकते हैं कि बर्फ की मोटी परत जो है पाई जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है और घास के विकास के लिए अनुकूल दशा पाई जाती है। उसके साथ साथ जो है 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो है उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त होते हैं। मक्का प्राथमिक फसल है, मक्का जो है यहाँ का प्राथमिक फसल है। उसके साथ साथ जो है आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा आदि की कृषि भी यहाँ पे की जाती है। ठीक है, इनकी कृषि भी की जाती है। प्रेयरी को प्रायः जो है पर्याप्त गेहूँ उत्पादन अधिशेष के कारण विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, विश्व का अन्न भंडार जो कहा जाता है गेहूँ उत्पादन के कारण कहा जाता है, न कि मक्का। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सहारा मरुस्थल 9 देशों में फैला है। सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है। इस क्षेत्र में बेडौइन और तुआरेंग जनजातियां पाई जाती हैं।
सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा जो है आपका सही हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसका जो विस्तार है वह 9 देश नहीं बल्कि 11 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। और यह 11 देश कौन कौन है याद रखिएगा। यह है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। इन देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शहतूत ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त होता है? तिब्बती बकरी, तिब्बती मृग, जंगली भेड़ या फिर हिमालयी यॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, तिब्बती मृग। शहतूत ऊन जो है निम्नलिखित में से जो जिस जानवर से प्राप्त होता है, शाहतूस है, शहतूत नहीं शाहतूस, यह तिब्बती मृग से प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए चीरू या तिब्बती मृग को ही चीरू के नाम से जाना जाता है। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसका शिकार इसकी ऊन के लिए किया जाता है और इससे शाहतूस के नाम से जाना जाता है, जो वजन में हल्का और बहुत ही गर्म होता है, जिस कारण इसका शिकार करके ऊन बनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। ठीक है। तो तिब्बती मृग या चीरू से जो शॉल बनाया जाता है या जो ऊन प्राप्त होता है उसे शाहतूस ऊन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। सतत विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को अधिकतम करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत। इसमें क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी को अधिकतम करना, प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी है इसको कम करना है। ठीक है, ठीक है, इसको कम करना है न कि अधिक करना है। जो प्राकृतिक संसाधन है इनका दोहन अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही करना है ताकि ये वर्तमान ज़रूरतों के साथ साथ, वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ जो भविष्य की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर सके, या कह सकते हैं कि भविष्य के लिए भी इसे संरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो इसका इस प्रकार उपयोग करना है। प्राकृतिक संसाधन की जो कमी है इसको कम करना है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम शैल पाए जाते हैं? विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीन शैल पाए जाते हैं आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, जो पृथ्वी के निर्माण के 300 मिलियन वर्ष बाद यानी 4300 मिलियन वर्ष पुरानी है और यहीं पर मुख्य रूप से सबसे प्राचीनतम शैलें या चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यह बॉक्साइट का शीर्ष वैश्विक उत्पादक है। सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकिल इसके उत्पादन में भी यह अग्रणी है। इसके अतिरिक्त इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज के भंडार भी पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली कुलगार्डी क्षेत्र या जो सोने के भंडार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यह भी जो है जाना जाता है, जिसलिए ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है? लीबिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या फिर चाइरे। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 4 और 5, अर्थात साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। देखिए विश्व में सोना के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है कौन? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। इन महाद्वीपों में पाए जाने वाले जो अन्य मूल्यवान खनिज हैं उसमें तांबा, लोहा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट ये सभी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ तेल के भंडार नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारत में खनिजों के वितरण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारत विश्व में अवरक का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में केरल के कोलार में सोना भंडार पाया जाता है। भारत विश्व में अग्रणी नमक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। भारत में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला और दूसरा गलत है। पहला और दूसरा जो है गलत है। भारत विश्व में अवरक का सबसे बड़ा आयातक है, गलत है। ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो अवरक के भंडारण की दृष्टि से झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं और भारत अवरक के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक है। भारत जो है अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, जो कोलार की खान है, जो सोने की खान है कोलार में, यह केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में जो KGF मूवी बनी है आपकी, इसी पे बनी है। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा चौथा सही है।
ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है? किसे अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है? ईंधन, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस को, प्राकृतिक गैस को। ठीक है, देखिए बांध से संग्रहित वर्षा जल या नदी का जल ऊंचे स्थानों से छोड़ा जाता है और जैसे ही यह जल, एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या पूछा है कि ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्निहित धूप के रूप में है, तो कोयला को जाना जाता है। ठीक है, कोयला को, ऑप्शन भी हो जाएगा। कोयला जो घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से लौह इस्पात उत्पादन हो गया, भाप का इंजन हो गया, विद्युत उत्पादन के लिए, इनमें जो है प्राथमिक स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कोयला जो लाखों वर्षों पूर्व विशाल फर्न और जो पेड़ वगैरह थे इनकी पृथ्वी के नीचे दब जाने के कारण जो है, पृथ्वी के नीचे दबने से कारण और एक लंबे अंतराल के बाद जो है यही जो है कोयले के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोयला उत्पादक देशों में अगर हम देखें तो चीन, अमेरिका, जापान, रूस, साउथ अफ्रीका और फ्रांस जो है मुख्य रूप से हैं। और भारत में झारखंड के रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो जैसे जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी पेट्रोलियम और इसके जो व्युत्पन्न हैं इनको काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश था? सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश कौन था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। नॉर्वे विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और जल विद्युत शक्ति के अग्रणी वैश्विक उत्पादकों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना जो है आते हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पादन के बाद छोड़े गए जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और विश्व के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत ऊर्जा का जो योगदान है लगभग 1/4 है। ठीक है, वर्तमान समय में ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल नहीं है? कलपक्कम, तारापुर, कैगा, काकरापारा, मणिकरण, नरौरा, पुंगा घाटी। कौन जो है इसमें से परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ये आपको बताना है और कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 6, 2 और 6। ठीक है, देखिए परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें, परमाणु ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है जो कि यूरेनियम और थोरियम जैसे जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व हैं, इनके परमाणुओं के विखंडन के परिणाम स्वरूप जो है नाभिकीय रिएक्टर में इनका क्या किया जाता है, इनका उत्पादन होता है। और भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। और भारत में अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तो कलपक्कम कुडनकुलम या तमिलनाडु में है, तारापुर है महाराष्ट्र में, और कोटा राजस्थान के पास स्थित है, राणा प्रताप सागर नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा है कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में स्थित है। ठीक, और भारत में भूतापीय संयंत्र की बात करें तो मणिकरण और पुंगा घाटी, मणिकरण जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है और पुंगा घाटी लद्दाख में, यह दोनों जो है भूतापीय संयंत्र है, ऊर्जा उत्पादन का भूतापीय संयंत्र है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यह दोनों परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना, कुछ स्थान दिए गए हैं और उनका स्थानीय नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, मतलब कूट के हिसाब से इन्हें सही करना है, कूट के हिसाब से मिलाना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, इस कुछ स्थानांतरित कृषि हैं। ठीक है, मिल्पा जो स्थानांतरित कृषि है, कहाँ पे जो है स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? देखिए मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, रोका ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है, और लडांग जो है मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लडांग के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्व भारत में जो स्थानांतरित कृषि है इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज वाणिज्यिक अनाज कृषि में उगाए जाने वाला सामान्य अनाज है? जौ, गेहूँ, मक्का या फिर धान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत गेहूं और मक्का आता है। ठीक है, गेहूं और मक्का। देखिए फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत, जिसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग होता है। अधिकांश काम मशीनों के माध्यम से कराया जाता है, या इसकी कुछ विशेषताएं हैं, अगर ऑप्शन दे करके या कूट के माध्यम से पूछ ले तो याद रखिएगा। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज की कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि ये भी शामिल होती हैं। इसमें मुख्य रूप से गेहूं और मक्के की जो कृषि है वह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए की जाती है। ठीक है, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए की जाती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। रोपड़ कृषि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? रोपड़ कृषि प्रमुखतः विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, रोपड़ कृषि की बात करें तो यह भी जो है वाणिज्यिक कृषि का एक भाग है, जिसमें चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबड़, केला, कपास जो एकल फसली हैं, इनका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत जो है या रोपड़ कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से जो एकल फसल है उनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे वाणिज्यिक कृषि में हम लोग फसल के साथ साथ पशुपालन भी साथ में कर लेते हैं, लेकिन रोपड़ कृषि के अंदर केवल एकल फसली का उत्पादन होता है, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया। ठीक है, या इसके अंतर्गत आती हैं। और रोपड़ कृषि जो मुख्य रूप से की जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, न कि समशीतोष्ण के अंतर्गत। तो पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और बात करिए अगर मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय या मुख्य रूप से रोपड़ फसल के उदाहरण हैं या रोपड़ कृषि के उदाहरण। ठीक है, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं? यह उगाया जाता है आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और धान की अगर हम बात करें तो यह विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्रों में मुख्य रूप से धान की कृषि की जाती है। ठीक है, इसके लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की अधिकतम मात्रा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ चिकनी मृदा में मुख्य रूप से जो धान है इसकी कृषि की जाती है। और चीन जो है धान के उत्पादन में सबसे आगे है, और उसके बाद भारत का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर धान के लिए जलवायु अनुकूल होने के कारण एक वर्ष में 2 से 3 धान की कृषि की जाती है। ठीक है, 2 से 3 बार धान की कृषि होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? मध्यम तापमान और अधिक वर्षा, काली और जलोढ़ मृदा, 200 से अधिक शीत रहित दिवस। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो है गलत हो जाएगा। देखिए कपास की कृषि के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए मध्यम तापमान नहीं, उच्च तापमान, उच्च जो तापमान है, तापमान जो है अधिक, और वर्षा की बात करें, वर्षा की जो आवश्यकता है वह हल्की होती है, हल्की वर्षा की आवश्यकता चाहिए इसको। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2-3 सही है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। टिस्को की स्थापना 1907 में साकची में स्वर्णरेखा और किस नदी के संगम पर किया गया था? देखिए टिस्को की जो स्थापना 1907 में की गई थी, यह स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, और इसका स्थापना जो टिस्को का हुआ था टाटा द्वारा किया गया था, टाटा द्वारा किया गया था 1907 में। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? येलोस्टोन झील, ईरी झील, ह्यूरॉन या फिर ओंटेरियो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। येलोस्टोन झील जो है यह जो ग्रेट लेक्स हैं इनका भाग नहीं है। ग्रेट लेक्स में अंदर अगर हम देखें तो इसमें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन और ईरी या 5 झीलें मिलकर के ग्रेट लेक्स का निर्माण करती हैं। येलोस्टोन पार्क यह अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो है अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ साथ अपने वन्य जीवन और कई भूतापी विशेषताओं के कारण जो है यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे ओल्ड फेथफुल जो गीजर है वो भी पाया जाता है। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर यहीं पे पाया जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? देखिए अहमदाबाद जो है इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जो साबरमती नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर पहली मिल की जो स्थापना है 1859 में पहले मिल की स्थापना की गई थी। और यह मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक शहर के रूप में उभर करके सामने आया, और यही वजह है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? किस वर्ष में किया गया था यह बताना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो औसत घनत्व है लगभग 382 है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। और संपूर्ण विश्व में जो जनसंख्या का घनत्व अगर विश्व में पूछ ले, पूरे विश्व में जो जनसंख्या का घनत्व है वह प्रति 51 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 51 व्यक्ति। और भारत में 382 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
1, 2 और 4। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मणिपुर से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शंस, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, त्रिपुरा। यह जो है म्यांमार सीमा पर नहीं स्थित है। ठीक है, यह म्यांमार सीमा पर नहीं स्थित है। देखिए, भारतीय राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो हैं, जैसे जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम सीमा साझा करते हैं। और भारत की सबसे अधिक जो बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर। दूसरी सबसे अधिक जो बाउंड्री लगती है भारत की, वह चीन के साथ लगती है। और इसके साथ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड अपनी सीमा साझा करते हैं। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब और गुजरात अपनी सीमा साझा करते हैं। और यह जो है 3323 किलोमीटर भारत के साथ इसकी बाउंड्री है। नेपाल के साथ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं। और यह जो है 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमा साझा करता है। और यह जो है 1643 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है। भूटान, मतलब जो भारत के साथ लगती है। ठीक है, भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम के साथ सीमा साझा करता है। और 699 किलोमीटर इसकी बाउंड्री जो है भारत के साथ लगती है। अफगानिस्तान, जो केवल लद्दाख, जब से जो है जब से जम्मू कश्मीर को दो भागों में या दो यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया है, तब से अफगानिस्तान की सीमा जो है केवल लद्दाख के साथ लगती है। ठीक है, और इसकी जो सीमा है वह कितनी है? 106 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत के साथ लगती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में किस हिमालय के भाग हैं? पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत यह किसके भाग हैं? यह सभी जो है लघु हिमालय के भाग हैं। ठीक है, किसके भाग हैं? ये सभी लघु हिमालय के भाग हैं। ठीक है, और इसकी अगर बात करें, हिमाद्री के दक्षिण में श्रृंखला सबसे अधिक ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखला है, जिसे हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी ऊंचाई 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है। चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल पर्वतमाला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि धौलाधर, महाभारत और पर्वतमाला इनसे क्या है? छोटी हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू घाटी भी इसी हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? लघु हिमालय में। ऑप्शन भी हो जाएगा। गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मध्य में है? गंगा का मैदान जो है या घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में गंगा का मैदान स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोदावरी नदी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है। यह पश्चिम में अधिक ऊंची और पूर्व की ओर क्रमशः ढलान वाली है। कौन सा विकल्प है इसका सही है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। देखिए, दक्कन का जो पठार है वह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग है। दक्कन का पठार जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग है, न कि गोदावरी नदी के दक्षिण में। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही। पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह सतत है और उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। वह पूर्वी घाट से ऊंची है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कम होती जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है, जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इरमिंजर, यह देखिए इरमिंजर, कहीं कहीं आपको इरमिंगर मिलेगा। ठीक है, इसका जो सही नाम है वो इरमिंगर है। ठीक, इरमिंगर धारा कहाँ प्रवाहित होता है आपको बताना है। इरमिंगर धारा जो है कहाँ प्रवाहित होता है? इरमिंगर धारा जो है अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होता है। और यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होता है। यह एक गर्म जल धारा है जो कि आइसलैंड के दक्षिणी तट के सहारे जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, और यह जो है पश्चिमी ओर से प्रवाहित होता है। ठीक, मतलब इसकी जो प्रवाह की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 53 मीटर। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर है, लगभग 173 फीट। 173 फीट, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय मानक रेखा जो है यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
यह तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय मानक समय की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है? सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल या फिर अररिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शिवहर। शिवहर नहीं है। बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के साथ लगती है। और बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें चंपारण है, पूर्वी चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, इनकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, इन जिलों की। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तथा दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्य जीवों जैसे लवड़ी जल के मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर, लिजॉर्ड, गंगा डॉल्फिन, ऑलिव रिडले कछुए का पर्यावास है? किसमें पाया जाता है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। कुछ सिंचाई योजनाएं दी गई हैं और जिला दिया गया है। यह बिहार की सिंचाई योजनाएं हैं और आपको बताना है कौन सी सिंचाई योजना किस जिले में चलाई जा रही है। ठीक है, कौन सी सिंचाई योजना किस जिले में चलाई गई है? गरौल सिंचाई योजना, गरौल सिंचाई योजना जो है यह किस जिले की है? यह दरभंगा जिले की है। मोहाने नदी योजना, मोहाने नदी योजना जो है यह है आपकी गया जिले की। और बालूघाट सिंचाई योजना, बालूघाट सिंचाई बैराज या बालूघाट सिंचाई योजना जो है यह मधुबनी की है, मधुबनी की है। और जैतपुरा पंप नहर परियोजना जो है यह कैमूर का है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1, 2 3 4 1। अन्य बिहार की जो परियोजनाएं हैं वह अगर हम देखें तो बिहुल सिंचाई परियोजना जो कि मधुबनी का है, मलाई बैराज रोहतास जिले में है, और जैतपुरा पंप नहर परियोजना है कैमूर में, और उदेरा उदेरा स्थान बैराज योजना जो है यह नालंदा में स्थित है। ठीक है, महानंदा, महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? कोसी, गंडक, गंगा या फिर दामोदर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है गंगा की सहायक नदी। महानंदा गंडक की, महानंदा जो है गंगा की सहायक नदी है। महानंदा जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिमालय से निकलती है और यह गंगा की एक सहायक नदी है। यह नदी बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है और दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी में गोदावरी में मिल जाती है। गोदागिरी, गोदागिरी जो एक स्थान है वहाँ पे यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गोदागिरी एक स्थान है जहाँ पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तराई आर्क लैंडस्केप का भाग है? तराई आर्क लैंडस्केप का भाग कौन है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 और 3, 1 2 और 3। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 2 और 3। ठीक, देखिए तराई आर्क लैंड का विस्तार पश्चिम में यमुना नदी से लेकर के पूर्व में भागमती या बागमती जो है इसके बीच पाया जाता है। और इसमें शिवालिक पहाड़ी, सीमावर्ती भावत क्षेत्र, तराई बाढ़ का मैदान, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाया जाता है। ठीक है, और ये सभी जो हैं राजा जी, वाल्मीकि और दुधवा, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। सर्पगंधा पादप के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसमें बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? जिसमें बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। भारत जो है एकमात्र ऐसा, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और गुजरात के गिर वन भारतीय शेरों का प्राकृतिक पर्यावास है और एशियाई शेरों का बचा हुआ अंतिम पर्यावास है। उसके साथ साथ बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, हिमालय आदि क्षेत्रों में भी, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कर्नाटक राज्य में है और इसे 2022 में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। ठीक है, वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही। जन्म दर एक वर्ष में प्रति कितने व्यक्तियों पर जीवित जन्म दर की संख्या के रूप में संदर्भित किया जाता है? जन्म दर जो है प्रति वर्ष 1000 जीवित व्यक्तियों पर जन्म दर का आकलन जो है किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फूजीवारा प्रभाव जो चर्चा में बना हुआ है वह क्या है? फूजीवारा प्रभाव क्या है जो चर्चा में बना हुआ है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, फूजीवारा प्रभाव जो है यह तब होता है जब दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और वे एक साझा केंद्र बना सकते हैं, जिससे दोनों तूफान इस केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूर्णन करते हैं। इसी को कहा जाता है फूजीवारा प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं, सारे प्रैक्टिस सेट एग्जाम के पहले अपलोड करा दिए जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे, चाहे वो KGS IAS के हो, दृष्टि के हो, और फिर सिद्धि IAS के हो, या फिर EDUT के हो। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है प्रॉपरली जो है कंप्लीट कराए जाएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए और पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, और उसके साथ साथ जो है अपने नोट्स जो हैं उनको पढ़िए, और जो भी अच्छे कंटेंट हैं उनका रिवीजन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है तीसरा सही है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि 74 में, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें, अविश्वास मंत्रिमंडल जो है तब तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है, न कि राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। ठीक, और देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया था? संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार में कौन कौन देशों ने भाग लिया था? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, द्वारा इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, जो मालाबार हुआ था आपका 31वां जो मालाबार हुआ था, जो 11 से 21 अगस्त के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका द्वारा भागीदारी की गई थी। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक, और ये इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भाग लिया था, जो 2023 में हुआ था अगस्त में। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भाग लिया था, इसलिए भी यह आवश्यक हो जाता है। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में आयोजित भी हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP निम्नलिखित में से किस फसल पर लागू होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? गेहूँ, धान, खोपरा, मक्का या फिर गन्ना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, FRP जो लागू होता है वो गन्ने पर लागू होता है। अन्य जो उत्पाद हैं उन पर क्या लागू होता है? उन पर MSP लागू होता है, जबकि गन्ना पर FRP लागू होता है। और FRP को सरकार द्वारा 2009 में गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में संशोधन करके लागू किया गया था, और इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग के परामर्श पर जो MSP है उसकी जगह लागू किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा CACP जो है आपका CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह किसी तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां आसपास के ग्रहों की सतह पर जल के मौजूद होने के लिए न तो बहुत अधिक उष्णता होती है और न ही बहुत अधिक शीतलता। एक परिदृश्य जहां दो विरोधी शक्तियों के बीच एक विषम संतुलन हासिल किया गया है। एक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जहाँ स्थिति पूरी तरह से संतुलित है, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ स्थिति सफलता या किसी विशिष्ट परिमाण के लिए इष्टतम है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, यह गोल्डीलॉक्स परिदृश्य पूछ रहा है। ठीक है, गोल्डीलॉक्स परिदृश्य जो है यह आपका कृषि परिदृश्य से संबंधित है। ठीक है, कृषि परिदृश्य से देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गोल्डीलॉक्स परिदृश्य जो है यह एक इष्टतम स्थिति को संदर्भित करता है, और यहाँ पर पूरी तरह से कार्य कर रहा है। उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा हो, उसके साथ साथ GDP वृद्धि के साथ जो है यह बहुत अधिक ठंडा भी ना हो रहा हो। ठीक है, तो यह जो है मुख्यतः इकोनॉमी से संबंधित। और गोल्डीलॉक्स जोन एक आता है। ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन यह जो है दो तारों के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर जीवन के अनुकूल भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, या कैसे दो ग्रहों के बीच का वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी की जैसी वायुमंडल पाया जाता है और वहाँ पे अधिवास के लिए उचित आदर्श दशाएं पृथ्वी के समान होती हैं, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। और गोल्डीलॉक्स परिदृश्य जो है यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, जिसमें मुद्रास्फीति जो बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ता है, बहुत नीचे जाता है, इसके बीच संतुलन बनाए रखता है और उसके साथ साथ इसको संदर्भित करता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1988 के 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से 329
चुनाव प्रणाली के बारे में प्रावधान किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव प्रणाली का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 324 से 329 तक, लेकिन यह भाग 14 में नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस भाग में है। ठीक, बाकी जो अनुच्छेद है 324 से 329 ये तो सही है, लेकिन भाग जो है 14 नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये जो है सही हो जाएगा इसका। गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। और इसके लिए LVM-3 रॉकेट एक अच्छी तरह से सिद्ध हुआ है और विश्वसनीय भारी भरकम लॉन्चर को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है गगनयान के बारे में सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकल सेल रोग वंशानुगत श्वेत रक्त कणिकाओं WBC संबंधी विकार है। सिकल सेल रोग में हीमोग्लोबिन असामान्य होती है, जिस कारण RBC कठोर और चिपचिपा हो जाता है। यस आकार के कृषि उपकरण जैसे दिखाई देता है, जिसे सिकल कहते हैं। और 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य है कि 2050 तक इसे समाप्त करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, क्या पूछा कि कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। सभी विकल्प इसमें से गलत हैं। ठीक है, सभी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। देखिए, सिकल सेल रोग जो है यह एक अनुवांशिक हीमोग्लोबिन विकार है और यह जो है RBC न कि WBC। यह RBC अपने सामान्य गोल आकार के बजाय सिकल सेल अर्थात अर्ध जो चंद्राकार आकार होता है वैसा दिखाई देने लगता है। ठीक है, वैसा हो जाता है। उसके साथ साथ जो है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है 2050 नहीं बल्कि 2047 तक रखा गया है। ठीक है, 2047 तक रखा गया है। और सिकल सेल रोग में हीमोग्लोबिन सामान्य रूप से जिसमें RBC कठोर चिपचिपा हो जाता है और यह आकार का नहीं होता है। यह किस आकार का होता है? यह जो है हाशिए के आकार का हो जाता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार हाशिए के आकार का। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ठीक, न कि इस आकार का। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तीनों विकल्प गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पंचायती राज मंत्रालय ने लखपति SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला की शुरुआत की है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। देखिए, लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह सदस्य होते हैं जिन्हें वार्षिक घरेलू आय कम से कम 1 लाख रुपए जो है करने की बात की गई है इसमें। ठीक है, लखपति दीदी के अंतर्गत। और इस पहल के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, न कि पंचायती राज मंत्रालय। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, पहला गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें और इसके अंतर्गत बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से विश्व बैंक के समर्थन से बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के नेतृत्व कर रही है, जिसे आजीविका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के समर्थन से नहीं, विश्व बैंक के समर्थन से। ठीक है, जो विश्व बैंक है उसके समर्थन से। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में खबरों में रहा बेमेल घोषणा पत्र क्या है? हाल ही में खबरों में रहा बेमेल घोषणा पत्र क्या है आपको बताना है। देखिए, बेमेल घोषणा पत्र जो है यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन की रक्षा करने और ओजोन अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप है। ठीक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग बेलेम घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह जो है कब हुआ था? यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में, यह घोषणा पत्र जो है ब्राज़ील में अगस्त 2023 में यह घोषणा किया गया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एशियाई प्रीमियम का संबंध किससे है? यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा एशियाई देशों से ली जाने वाली जो अतिरिक्त राशि है उसे एशियाई प्रीमियम के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। न्योमा एयरफील्ड जो भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड बनने वाला है या बनाया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लद्दाख में है। और इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन या BRO
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसे भारतीय संविधान के 105वें संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा पारित किया गया और यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, सभी विकल्प आपके गलत हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात करें तो यह जो है 106वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम था, तो पहला आपका गलत हो गया। ठीक, पहला गलत हो गया। और यह लोकसभा, राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में सीटों में 1/3 आरक्षण देने की बात करता है। इसके अंतर्गत राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा नहीं, दिल्ली जो है, दिल्ली की विधानसभा में सीटों के 1/3 आरक्षण देने की बात की गई। और कब तक दिया जाएगा? 15 वर्षों तक यह आरक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद जो है यह फिर जो है संसद द्वारा बढ़ा करके इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सभी राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, केवल लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा है। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों विकल्प आपके गलत है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कौन सा विकल्प है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। यह योजना जो है लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी, मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है। विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गाँवों में सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है। कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है पूरी तरह से यह भारत सरकार, इसमें क्या कह रहा है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना नहीं बल्कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मतलब यह पूरी तरफ से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें राज्यों का योगदान 0 है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि यह योजना लोहार, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा, यह भी गलत है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है यह नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा, न कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। अफ्रीका संघ के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 54 सदस्य देश इसके अंतर्गत आते हैं और इसे 2002 में बनाया गया था और इसने अफ्रीका एकता संगठन OAU का स्थान लिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर साथियों, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। ठीक, इसमें 54 नहीं, इसमें 55 देश हैं। ठीक है, 55 देश हैं, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। आदित्य एल1 मिशन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। एल1 मिशन को पूरा करने के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का प्रयोग किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए जो है वो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसे प्रक्षेपित करने के लिए PSLV का उपयोग किया गया था, न कि GSLV का। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग हुआ था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं है? अब्राहम समझौते का हिस्सा कौन है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजराइल। देखिए, जो अब्राहम अकॉर्ड है, सऊदी अरब इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, सऊदी अरब शामिल है, बाकी UAE, बहरीन और इजराइल है। निम्नलिखित में से किसे जो है रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 दिया गया था? रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर R रवि कन्नन को। ऑप्शन डी हो जाएगा, रवि कन्नन को। निम्नलिखित में से कौन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? भारत का 41वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वह शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे घोषित किया गया था। विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बर्मिंघम ने। किस नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले में नगद योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई पटना नगर निगम ने, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पटना नगर निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाना है? बिहार में जो दूसरा बाघ अभयारण्य है इसका स्थापना किया जाएगा कैमूर में किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है? सुप्रचारित वन्यजीव अभियान कौन सा है जिसकी शुरुआत की गई थी 1992 में? देखिए, इसे जो है
प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। ठीक है, 1992 में की गई थी। बाकी अगर हम देखें प्रोजेक्ट हंगुल की बात करें 1970। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी यह 1973 में की गई थी। ठीक, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी 1975 में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, पर्वत का विस्तार जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है? देखिए, पर्वतों का जो विस्तार है वह लगभग 30% क्षेत्र पर पर्वतों का विस्तार है। पठार का विस्तार जो है लगभग 27% क्षेत्र पर, और मैदान का जो विस्तार है यह पाया जाता है लगभग 43% पर। ठीक, भू क्षेत्र का। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 2-3-1, ऑप्शन सी हो जाएगा 2-3-1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के बारे में सही नहीं है? इसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, या कपास उगाने के लिए उपयुक्त है, इसमें आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है, या नमी को बनाए रखने की क्षमता के लिए जानी जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी कमी नहीं बल्कि अधिकता होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, पोटास, चूना यह जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? किस राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है, यह आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार ऑप्शन बी। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया था? किस राज्य द्वारा यह अनिवार्य बनाया गया था? यह अनिवार्य बनाया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करती है? मूंगा, अरहर, चना या फिर मसूर? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? कौन जो है खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल जो है आपकी मूंगफली या खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। बाकी अलसी, सरसों यह दोनों जो है रबी की फसलें हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क खनिज पाया जाता है? यहाँ पर कौन सा लौह अयस्क खनिज पाया जाता है आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है वह पाया जाता है। ठीक है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बेल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ का बस्तर जो क्षेत्र है, जो बैलाडीला क्षेत्र है, मुख्य रूप से हेमेटाइट का खदान या कह सकते हैं इसका भंडारण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी? भारत में पहले जूट मिल की स्थापना की गई थी रिसरा जो कि पश्चिम बंगाल में, और कब किया गया था? 1855 में। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किसको जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो सुपर हाईवे है यह जोड़ता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो युग में पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? कौन से दो युग में पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, सिलचर और पोरबंदर जो है यह दोनों जुड़े हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बिहार सरकार के किस विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था? बिहार सरकार की झांकी के किस स्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, यह आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह जो कृषि विभाग की झांकी थी इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? देखिए, इसका उद्घाटन किया गया पटना में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस शिक्षक को 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कुमारी गुड्डी को। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन एक सेकेंड कूट के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो है अनिल सिंह भी हैं, द्विजेंद्र कुमार सुमन भी हैं और कुमारी गुड्डी भी हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, और इन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैंडे अर्थात राइनो को फिर से बसाने के उपाय सुझाने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? किस सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है, यह आपको बताना है। इसका जो गठन किया गया है वो बिहार सरकार द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बिहार की जो करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से किसने सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सबसे छोटी लकड़ी का चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह बनाया शशिकांत प्रजापति ने बनाया है। ठीक है, और यह कहाँ के हैं? यह बिहार के हैं। इनका संबंध जो है बिहार से है। ठीक है, ऐसे कारनामे
अद्भुत कारनामे केवल बिहार के लोग ही कर सकते हैं, अब बाकी और किसी के बस की बात थोड़ी है। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? यह जो स्वर्ण पदक है जीता गया है गौरव भारती द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 25 मीटर में जीते हैं, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना। राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों की कक्षा 5 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इस योजना के तहत बिहार सरकार सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 से लेकर के 12 तक की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगा, न कि 5 से 12। ठीक है, 7 से 12, 7 से 12। तो ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। बिहार से निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के शीर्ष 100 लोगों में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया था? यह शामिल किया था सायस कपूर को। सायस कपूर को, जिनका मूल निवास कहाँ पे है? पटना में। पटना में इनका मूल निवास है और इन्हें जो है टॉप 100 में, दुनिया टाइम मैगजीन के टॉप 100 में शामिल किया गया था। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला था? सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था राजस्थान द्वारा। ठीक, राजस्थान द्वारा। कब? राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था 1959 में। 1959 में। 73वां संशोधन है 1992। इसके अंदर भारत के संविधान में एक नया भाग 10 जोड़ा गया और यह महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के आधे से कम आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प क्या है? दोनों विकल्प गलत हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो भाग जो है, इसके भाग 10 नहीं, भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक, भाग 9 जोड़ा गया था, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है इसमें अगर हम बात करें तो इस अधिनियम ने यह अनिवार्य किया कि पंचायतों में कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिसमें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीटें भी शामिल होंगी। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना होता? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 3। सचेतक के पद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, इसका संसद में अपना सचेतक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया, गलत है। इसका उल्लेख जो है भारत के संविधान में नहीं किया गया। भारतीय संविधान सदन के नियम और संसदीय कानून किसी भी सचेतक के पद का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए योग्य होना चाहिए। उनका निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के समान होता है और उनका चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित होता है। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, आपका सही है। बाकी जो विकल्प हो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसका निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के समान नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के समान है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित के साथ साथ जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा के, वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। ठीक है, देखिए 52वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से क्या किया गया था? 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, दल बदल का प्रावधान किया गया था 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, और 61वां संविधान संशोधन था जो मतदान की आयु है इसमें कमी कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3-2-1-4, ऑप्शन डी, 3-2-1-4। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द को जोड़ा गया। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्या पूछा है कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है,
42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्दों को जोड़ा गया था, आपका गलत है। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नहीं, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है, अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, तो दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथ, मेनका गांधी, मिनर्वा मिल्स। इन्हें जो है कालक्रम से आपको लगाना है, इन्हें कालक्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, केशवानंद भारतीवाद यह कब का है, यह 1973 का मामला है। ठीक है, गोलकनाथवाद जो है 1967 का मामला है। गोलकनाथवाद जो है 1967 का मामला है। उसके साथ साथ जो मेनका गांधी मामला है यह 1978 का है, 1978 का। मिनर्वा मिल्स मामला है 1980 का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? इसका गठन किस मिशन प्रस्ताव द्वारा किया गया था? इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जब पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला और तीसरा मतलब ए और सी सही नहीं है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और सी जो है यह जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो संविधान सभा का गठन क्रिप्स प्रस्ताव नहीं, संविधान सभा का गठन जो है यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, और यह जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी, पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं थी, बल्कि जो कह सकते हैं 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट बांटा गया था। ठीक है, उस आधार पर था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें, सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारामैया। प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार की उप समिति JB कृपलानी। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, एक ऑप्शन डी हो जाएगा। छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? छठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। ठीक है, इसको आप AM, TM या फिर ATM M के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, ATM M के नाम से। ठीक, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक, ऑप्शन बी, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? कौन जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, कानूनी प्रक्रिया का कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के बाहर यात्रा करने का अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। भारत के बाहर यात्रा करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। ठीक है, बाकी ये सभी अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य होंगे। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई थी? यह किया गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, पहले संविधान संशोधन द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में से कि कौन सा शामिल किया गया था? किस नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा? यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, 42वां संविधान संशोधन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। ठीक, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 39 इसको जोड़ा गया था। उसके साथ साथ सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 39A इसको भी जोड़ा गया था। ठीक, उसके साथ साथ उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 43A इसे भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना, सुरक्षा करना और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, इसे भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इसका उल्लेख 48A में किया गया। ठीक, तो यह सभी अनुच्छेद याद रखेगा, और इसे याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 39A, 43A, 48A और 39 ये सभी हैं। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है। गाय, बछड़ तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना या नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, DPSP है, यह मूल कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता क्या है? संविधान का सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, नम्य संविधान या फिर द्विसदनी विधायिका। इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
संघीय सरकार की विशेषता न में संविधान या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, ठीक है। बाकी सभी जो है संघीय सरकार की विशेषता है। प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्रवाई संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एवं अस्थायी स्पीकर होता है। जब सदन द्वारा नए स्पीकरों का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? जाकिर हुसैन, मतलब इन्हें क्रम से आपको लगाना है। जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं इन्हें क्रम से आपको लगाना है। तो इनकी अगर हम बात करें, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल, यह जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होता और राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, दोनों संयोजनों की संयुक्त बैठक, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है, न कि राज्यसभा का, ठीक है। बाकी जो धन विधेयक है इस पर संयुक्त बैठक लागू नहीं होता है। तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता नहीं है? कौन जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया, आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति वापस कर दी गई, और इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या अस्थायी लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यह जो है इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीन विशेषता कहा है? संविधान की नवीन विशेषता किसे कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? इन्होंने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसको संविधान की नवीन विशेषता कहे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई थी? कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? देखिए 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, तो याद रखिएगा मैथिली और संथाली, इसको जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता किस देश से ली गई है? आपातकाल के समय जो मूल अधिकार का निलंबन होता है यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, ठीक है। जर्मनी के वाइमर संविधान से, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान को बारगेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? भारतीय संविधान को किसने कहा है कि यह बारगेनिंग फेडरलिज्म है? यह कथन किसका है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, यह जो है मॉरिस जोन्स ने कहा था कि भारत का संविधान एक बारगेनिंग फेडरलिज्म है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश का गठन जो है वर्ष सुमेलित नहीं है? गोवा, हरियाणा 66, मणिपुर 72, नागालैंड 64। इसमें आपको बताइए कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नागालैंड का जो है 1964 नहीं 1963 में हुआ था, ठीक है, 1963 में। बाकी यानी जो देख लीजिए, गोवा का 87, पुदुचेरी का 1962, हरियाणा 1966, नागालैंड 1963, मणिपुर 1972, छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी, तेलंगाना 2014। ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह अत्यधिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला ए और सी सही है, बी गलत है। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम जो है न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है, आपको बताना है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, केंद्र शासित दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें जो है मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं दी गई है? भारत सरकार का विधिक सलाहकार, सर्वोच्च न्यायालय के सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधि,
भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों में पेश होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति जो है दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबंधित या प्रतिबिंबित नहीं करता है? ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, यह गांधीवादी से है। नशीले पेय पदार्थों और नशीली दवाओं का सेवन, नशीले पेय पदार्थ और नशीली दवाओं का सेवन, यह जो है गांधीवादी है। अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यह भी गांधीवादी है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यह गांधीवादी विचारधारा नहीं है। ठीक है, यह गांधीवादी नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो यह क्या है? यह एक सामाजिक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतरिम बजट का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य होता है? अंतरिम बजट का क्या उद्देश्य होता है? अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक सीएजी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उल्लेख जो है 149 में कहा गया कि ये जो है सीएजी होगा और यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके किसी भी समय अपना इस्तीफा दे सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। सीएजी इसके जो के बारे में जो प्रावधान किया गया है 148 में किया गया है, न कि 149 में। तो दूसरा सही है, पहला गलत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, यही आपका गलत है। इसकी जो आयु है इसका निर्धारण भारत में संविधान में न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं है। ठीक, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है। न्यायिक समीक्षा का जो इसका दायरा है यह सीमित है, यह जो है सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। लेमडक सत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही है? लेमडक सत्र नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है, ठीक है, वर्तमान जो लोकसभा है जिसके बाद सरकार का विघटन कर दिया जाता है उसे लेमडक कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। बात करेगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्र है इसका उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार से संबंधित मामले जो है, भूमि सुधार से संबंधित मामले 9वीं अनुसूची में डाला गया है। और तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है तीसरी अनुसूची। और 5वीं अनुसूची जो है जो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है इनका उल्लेख किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2, 3, 4, एक ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश और भाग 3 में मूल अधिकार, भाग आपका जो 17 है इसमें आपातकालीन प्रावधान और भाग 9 पंचायती राज। कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प आपका गलत है आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपातकालीन प्रावधान जो है, आपातकालीन प्रावधान की अगर हम बात करें इसका आपातकाल का जो उल्लेख किया गया है यह 18 में है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख जो है 18 में किया गया है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रीट के बारे में सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है। रीट अधिकारिता अमेरिकी कानून से उधार लिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है।
अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्र अधिकार है जो है मूल अधिकारों तक सीमित है। ठीक है, मूल अधिकारों तक सीमित है। ठीक, और रिट जारी करने का जो अधिकार है यह क्या कह रहा है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता है? कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, यस, एक सेकेंड, कोड के हिसाब से बताना है क्या। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण जो है यह संसदीय सरकार की विशेषता नहीं। बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विलय, राजनीतिक एकरूपता, यह संसदीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा देने का अधिकार है। कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका कौन सा विकल्प सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। मृत्युदंड के मामले में जो अगर देखा जाए तो केवल राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है। ठीक है, राज्यपाल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण या उपकरण नहीं है? कौन जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रविलंबन। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं, बाकी जनमत संग्रह और पहल ये सभी जो है इसके उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य नहीं, बल्कि सरकारी विधेयक जो होता है वह केवल किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। ठीक, किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो है सरकारी विधेयक जो है सदन में गैर सरकारी विधेयक जो है पेश करने के लिए कितने दिन के पहले जो है नोटिस देना पड़ता है? देखिए, गैर सरकारी विधेयक अगर आप ला रहे हैं तो इसे जो है सदन में पेश करने से पहले लगभग 1 महीने पूर्व जो है सूचित करना होता है, और सरकारी विधेयक अगर है तो 7 दिन पहले। ठीक, गैर सरकारी विधेयक के मामले में 30 दिन पहले और सरकारी विधेयक के मामले में 7 दिन, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। सांसद स्थानीय, नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट्स के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा 1993 में की गई थी, और यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे वो वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। और उसके साथ साथ देखिए आप लोग प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करिए उसके, और मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।